अगले दिन कोठरी का दरवाज़ा खुला और पहरेदार ने जयराम को हाथ बांधकर प्रणाम किया और कहा, आपको सरदार पुरताप राय बुलाते हैं। जयराम पहरेदार के तर्ज अमल में इस तब्दीली पर हैरान था। वो चुपके से इसके साथ हो लिया। पुरताप राय अपने दीवान खाने की बरामदे में आबनूस की एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। इसके सामने चांदी की एक तश्त में सरनदीप के राजा के वो तोहफ़े पड़े हुए थे जो गुज़श्ता शाम अरबों के जहाज़ से लौटे गए थे। इसने जयराम को देखते हुए जवाहरात के अंबार की तरफ इशारा किया और कहा, जयराम, महाराज सरनदीप के तोहफ़े देखकर काठियावाड़ के राजा के तोहफ़े की निस्बत ज़्यादा खुश होंगे। इनमें एक एक हीरा तुम्हारे संदूक के सारे माल से ज़्यादा कीमती है। जयराम ने इस पर कहर आलूद निगाह डाली और अपने होंठ काटने लगा। प्रताप राय ने कहा, लेकिन तुम्हारा चेहरा जर्द और तुम्हारी आंखें सुर्ख हैं। मालूम होता है तुम रात भर नहीं सोए। कोठरी में बहुत गर्मी होगी। बंदरगाह से वापस आकर मुझे तुम्हारा ख्याल ना आया, वरना तुम्हें इतनी देर वहाँ रखने की ज़रूरत ना थी। मैंने महाराज की खिदमत में एलची भेज दिया है। चंद दिनों तक कैदियों के मुतालिक इनका हुक्म आ जाएगा। जयराम ने कहा, तो आपने इन्हें कैद कर लिया? हाँ, मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि ये राजा का हुक्म है। आपने इन्हें लड़कर कैद किया या मेज़बान बनाकर? प्रताप राय ने जवाब दिया, तुम अभी बच्चे हो, लड़ाई में सब कुछ जायज़ है। मेरी बहन कहाँ है? कौन? मेरी बहन कहाँ थी? आप मुझे बनाने की कोशिश ना करें। एक राजपूत की इज्जत पर हाथ डालना इस कदर आसान नहीं जिस कदर आप समझते हैं। मैं पहले आपके राजा का मुलाजिम था और अब मैं काठियावाड़ के राजा के सफ़ीर की हैसियत से आया हूँ। अगर आपने मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो ये याद रखिए, मैं काठियावाड़ से लेकर राजपूताना तक आग की दीवार खड़ी कर दूंगा और महाराज अपने हज़ारों सिपाहियों की जानें ज़ाया करने की बजाय दैबल के एक मगरूर हाकिम को हमारे हवाले कर देना ज़्यादा मुनासिब समझेंगे। रहे अरब, वो मेहमान थे। मुझे अफसोस है कि वो मेरी वजह से इस मुसीबत में मुब्तला हुए। मुमकिन है इनके मुतालिक मेरी पुकार हिंदुस्तान के किसी गोशे में ना सुनी जाए, लेकिन इनके बाजू बहुत लंबे हैं। वो जब चाहेंगे आपका गला दबोच लेंगे। प्रताप राय को मालूम था कि बाज़-औक़ात राजा के गलत अहकाम बजा लाने का खमियाजा अहलकारों को भुगतना पड़ता है। हाकिम खतरे के वक्त अपने कसूर अहलकारों के सर थोप देते हैं। अरबों के मुतालिक वो अपने राजा की तरह मुतमिन था, लेकिन वो काठियावाड़ के सफ़ीर की बहन की जिम्मेदारी लेने को तैयार ना था। इसने कहा, जयराम, मुझे तुम्हारी बहन के मुतालिक कोई इल्म नहीं। आप झूठ कहते हैं। मैं उसे जहाज़ पर अरब औरतों के पास छोड़ आया था। औरतें जो जहाज़ पर थीं वो सब हमारी कैद में हैं। अगर तुम्हारी बहन इनमें है तो मैं अभी तुम्हारे साथ चलकर इसे माफ़ी मांगता हूँ। चलो। बहन को तलाश करने की ख्वाहिश जयराम की तमाम इरादों पर गालिब आ गई और वो प्रताप राय के साथ चल दिया। रास्ते में इसने पूछा, अरब मलाहों के साथ आपने क्या सलूक किया? प्रताप राय ने जवाब दिया, वो सब आखिरी वक्त तक लड़ते रहे। औरतों और बच्चों के अलावा हम सिर्फ 5 आदमियों को जिंदा गिरफ्तार करने में कामयाब हुए हैं। दूसरे जहाज़ पर सरनदीप के मलाहों ने मामूली मज़ाहमत की, लेकिन जल्द ही हथियार डाल दिए गए। तो इसका ये मतलब है कि आपने बैक वक्त सरनदीप और अरब के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। मैंने सिर्फ राजा के अहकाम की तामील की है और जब तक मैं इस ओहदे पर हूँ मैं ऐसे अहकाम की तामील करता रहूँगा। मेरे ख़त के जवाब में राजा ने अगर तुम्हें भुला भेजा और तुमने इनसे कैदियों को रहा करने की इजाज़त हासिल कर ली तो मुझे खुशी होगी। मैं ख्वामख्वाह की जिम्मेदारी से बच जाऊँगा। महल से निकलकर चंद कदम के फासले पर जयराम और प्रताप राय कैद खाने की चारदीवारी में दाखिल हुए। पहरेदारों ने प्रताप राय का इशारा पाकर अरबों का कमरा खोल दिया। औरतों ने अपने चेहरे ढांप लिए। अरब मलाहों ने जयराम को देखते ही मुँह फेर लिया। जुबैर एक कोने में दीवार के सहारे बैठा हुआ था। इसने नफरत और हकारत से जयराम की तरफ देखा और अपने साथियों की तरह मुंह फेर लिया। जयराम ने प्रताप राय की तरफ देखा और कहा, मेरी बहन यहाँ नहीं है, वो कहाँ है? प्रताप राय ने एक पहरेदार को आवाज़ देकर अंदर बुलाया और पूछा, क्या तमाम औरतें इसी कमरे में हैं या सरनदीप के मलाहों के कमरे में भी कोई है? नहीं महाराज, तमाम औरतें यहीं हैं। जयराम ने बदहवास सा होकर जुबैर की तरफ देखा और टूटी फूटी अरबी में कहा, जुबैर, मेरी तरफ इस तरह ना देखो, मैं बेकसूर हूँ। तुम्हें मालूम है मेरी बहन कहाँ है? जुबैर के मुँह से अचानक एक भूखे शेर की गर्द से मिलती जुलती आवाज़ निकली, तुम मेरी तवक्को से कहीं ज़्यादा जलील साबित हुए हो। तुम झूठ से हकीकत पर पर्दे नहीं डाल सकते, लेकिन याद रखो, अगर नहीद का बाल भी भीगा हुआ तो खुदा की ज़मीन पर तुम्हें कोई ऐसा खित्ता नहीं मिलेगा जो हमारे इंतकाम से पनाह दे सके। नहीद को उड़ाने के लिए तुमने अपनी बहन को जहाज़ पर छोड़ा था। तुम्हारी तदबीर कामयाब थी। तुमने अपने इस हलीफ को हमारा मेज़बान बनाकर भेजा और मुझे जहाज़ से बुलवा लिया और ख़ुद पीछे से जहाज़ पर पहुँच नामालूम किस बहाने से नहीद को कहीं ले गए। लेकिन अगर सुलह और जंग के लिए तुम्हारे लोगों के असूल यही हैं तो याद रखो, तुम्हारे राजा के दिन गिने जा चुके हैं। प्रताप राय ने अचानक सिपाही के हाथ से कुआड़ छीनकर जुबैर के मुंह पर दे मारा और दूसरी ज़रब के लिए तैयार था कि जयराम ने आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़ लिया। प्रताप राय ने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम राजा की तौहीन बर्दाश्त कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। जयराम ने कहा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, मेरी बहन और इस अरब लड़की को तुमने कहाँ छुपाया है? इस सवाल ने प्रताप राय का गुस्सा ठंडा कर दिया और थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, क्या ये मुमकिन नहीं कि हमारे हमले के वक्त उसे इंतकामी जज्बे के मातहत जहाज़ से नीचे फेंक दिया गया हो? जयराम ने जवाब दिया, ये लोग दुश्मनी में शराफत को हाथ से नहीं जाने देते। मेरी बहन के साथ अरब लड़की का गायब होना यह जाहिर करता है कि इस साजिश की तह में किसी तुम्हारे जैसे कमीने आदमी का दिमाग काम कर रहा है। जुबैर ने फिर जयराम से मुखातिब होकर कहा, तुम इन बातों से मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। नाहिद, खालिद और तुम्हारी बहन बैक वक्त जहाज़ पर से गायब हुए हैं और वो यकीनन तुम्हारी कैद में है। मुझे तुमसे किसी नेकी की तवक्को नहीं, लेकिन हम इतना ज़रूर चाहते हैं कि हमें सिंध के राजा के सामने पेश किया जाए और जब तक वो हमारा फैसला नहीं करता नाहिद और खालिद को हमारे साथ रखा जाए। प्रताप राय ने चौंक कर कहा, मैं अब समझा। जयराम, अगर इन लड़कियों के साथ जहाज़ पर से कोई आदमी भी गायब हुआ है
तो ये मामला साफ है। कल रात बंदरगाह से एक सरकारी कश्ती भी गायब हो गई है, लेकिन वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। तुम मेरे साथ आओ। प्रताप राय और जयराम कैद खाने से बाहर निकलकर घोड़ों पर सवार हुए और इन्हें सर पर दौड़ाते हुए बंदरगाह पर पहुंचे। बंदरगाह के पहरेदारों ने शाम के वक्त कश्ती गायब हो जाने के मुतल्लिक प्रताप राय के बयान की तस्दीक की और माया के मुतल्लिक जयराम की तशवीश बढ़ने लगी। प्रताप राय ने चंद कश्तियाँ और जहाज़ शमाल और मगरिब के साहिल के साथ साथ देखभाल के लिए रवाना कर दिए और जयराम को तसल्ली दी कि वह ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। जयराम प्रताप राय के साथ वापस शहर चला आया। सपाहर तक अपने मकान में माया के मुतल्लिक कोई खबर ना पाकर इसने बंदरगाह पर जाने का इरादा किया, लेकिन प्रताप राय का सिपाही आया और उसे अपने साथ इसके महल की तरफ ले गया। प्रताप राय के महल के बाएं बाग में जुबैर और अली नारियल के 2 दरख्तों के साथ जकड़े हुए थे। प्रताप राय, इसके चंद सिपाही और 2 जलाद हाथ में कोड़े लिए इनके पास खड़े थे। अली और जुबैर की झुकी हुई गर्दनें और उड़िया सीनों पर ज़रबों के निशानात ये जाहिर कर रहे थे कि इन्हें नाकाबिले बर्दाश्त जिस्मानी अजियत पहुंचाई जा चुकी है। एक सिपाही ने जयराम की आमद की इतला दी और प्रताप राय का इशारा पाकर जलाद जुबैर और अली पर कोड़े बरसाने लगे। जुबैर एक चट्टान की तरह खड़ा था, लेकिन अली की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी और वो कोड़े की हर ज़रब के साथ इसके मुंह से चीखें निकल रही थीं। सिपाही के दरवाजे में पाँव रखते ही अली की चीखों पुकार ने जयराम को मुतवज्जे किया और इसने भागकर दोनों जलादों को एक के बाद दीगरे पीछे धकेल दिया और प्रताप राय की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, ये जुल्म है, ये पाप है। आपने मुझसे वादा किया था कि आपने इनका फैसला राजा पर छोड़ दिया है। प्रताप राय ने अली की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया, ये लड़का सिपाहियों ने शहर से तलाश किया है। मालूम होता है कि ये तुम्हारी बहन के साथ जहाज़ पर से रूपोश हुआ था और इसके बाकी साथी शहर के आसपास कहीं छुपे हुए हैं। जयराम ने आगे बढ़कर अली से पूछा, तुम कहाँ थे? मेरी बहन कहाँ है? अली ने सरापा इल्तिजा बनकर इसकी तरफ देखा और फिर गर्दन झुका ली। जयराम ने कहा, अगर तुम्हें माया देवी के मुतल्लिक कुछ मालूम है तो बता दो, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। अली ने दोबारा गर्दन उठाई और चिल्लाकर कहना शुरू किया, मुझे मालूम नहीं, मैं सच कहता हूँ, मुझे इसके मुतल्लिक मालूम नहीं। मैंने जहाज़ पर से कूदने से पहले इन्हें तलाश किया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो कैसे गायब हुए। जयराम ने पूछा, तुम शहर में कैसे पहुँचे? मैं जहाज़ से कूदकर समंदर के किनारे एक कश्ती में छुप गया था। आज मैं शहर पहुँचा और सिपाही मुझे पकड़कर यहाँ ले आए। तुम सब जालिम हो, मैंने तुम्हारा कोई कसूर नहीं किया। जयराम ने जुबैर की तरफ देखा, लेकिन हैरानी, गुस्सा और नदामत और अफसोस के जज्बात के हिजान में वो इनसे मुखातिब होने के लिए मौजू अल्फाज तलाश न कर सका। इसकी आंखें एक बार उठी और झुक गईं, होंठ कपकपाए और एक दूसरे से व्यस्त हो गए। इसने प्रताप की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, आप इन्हें छोड़ दें, मुझे इन पर कोई शक नहीं। प्रताप राय ने कहा, मैं इन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? अगर तुम्हारी बहन जहाज़ पर थी तो इनको यकीनन इल्म होगा। तो वो कहाँ है? तुम शायद अब तक मुझे मुजरिम ख्याल करते हो और मैं इन लोगों की ज़ुबान से तुम्हें यकीन दिलाना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि तुम्हारी बहन को इन लोगों ने छुपा रखा है। अगर वो ज़िंदा नहीं तो उन्होंने जहाज़ पर हमला होने से पहले उसे समंदर में फेंक दिया होगा। अब या इन्हें अपने जुर्म का इकबाल करना पड़ेगा और या तुमको ये तस्लीम करना पड़ेगा कि तुम्हारी बहन जहाज़ पर थी ही नहीं और तुमने मुझे मरूब करने के लिए ये बहाना तलाश किया था। प्रताप ने फिर जलादों को इशारा किया और वो जुबैर अली पर कोड़े बरसाने लगे। जयराम चिल्लाया, ठहरो, ये बेकसूर है, ये जुल्म है, इन्हें छोड़ दो। लेकिन इसकी चीख पुकार बेअसर साबित हुई। इसने आगे बढ़कर एक जलाद के मुंह पर गोंसा रसीद किया, लेकिन प्रताप राय के इशारे से चंद सिपाहियों ने इसे पकड़कर पीछे हटा दिया और वो सिपाहियों की गिरफ्त से आज़ाद होने के लिए जद्दोजहद करता रहा। अली चीखे मारने की बजाय नीम बेहोशी की हालत में आहिस्ता आहिस्ता करा रहा था। जुबैर हर कोड़े की ज़रब के बाद जयराम की तरफ देखता और फिर आंखें बंद कर लेता। बिलाखिर अली के कराने की आवाज़ बंद हो गई और गर्दन उठाने और आंखें खोलने के लिए जुबैर की ताकत भी जवाब दे गई। प्रताप राय ने एक सिपाही को गर्म लोहा लाने का हुक्म दिया और जयराम फिर चिल्लाया, प्रताप, तुम जालिम हो, कमीने हो, मुझे जो सज़ा चाहो दे लो, लेकिन इन पर रहम करो। प्रताप राय ने गर्ज कर कहा, मुझे तुम्हारी बात ज़बानी की परवाह नहीं, मैं तुम्हारा फैसला महाराज पर छोड़ूंगा, लेकिन इस वक्त इनकी जान मेरे कब्जे में है। मैं इनकी आंखें निकलवा दूंगा, इनकी बोटियां नोच डालूंगा। ये नामुमकिन है कि ये जिंदा भी रहें और तुम महाराज के पास जाकर अपनी बहन के अगवा किए जाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर डालो। अगर तुम्हारी बहन जहाज़ पर से गायब हुई है तो मैं ज़रूर इसका पता लगा लूँगा। इसके लिए अगर मुझे इन तमाम बच्चों और औरतों के साथ यही सलूक करना पड़े तो भी दरेग नहीं करूँगा। सिपाही ने लोहे की सलाख प्रताप राय के हाथ में दे दी और वो जुबैर की तरफ बढ़ा। जयराम ने बुलंद आवाज़ में कहा, नहीं नहीं, ठहरो, मेरी बहन जहाज़ पर ना थी, मैं अकेला आया था, मैं फ़कत इनकी जान बचाना चाहता था। प्रताप राय ने जवाब दिया, लेकिन मुझे क्यों कर यकीन आए कि तुम राजा के सामने ऐसी कहानियाँ बयान करके उसे मेरे खिलाफ नहीं भड़काओगे। प्रताप, मैं वादा करता हूँ, एक राजपूत का वादा, मुझ पर इतबार करो। तुम्हें ये गवाही भी देनी पड़ेगी कि जहाज़ पर से कोई भी लड़की गायब नहीं हुई। अगर तुम्हें इन्हें छोड़ दो तो मैं ये वादा करने के लिए भी तैयार हूँ। इन्हें छोड़ना ना छोड़ना राजा का काम है। मैं सिर्फ ये वादा कर सकता हूँ कि इनके साथ आइंदा कोई सख्ती नहीं की जाएगी। तुम्हें राजा के सामने ये भी मानना पड़ेगा कि तुमने इन लोगों को छुड़ाने की नीयत से मुझ पर दबाव डाला और अपनी बहन का एक बहाना बनाया था। जयराम ने शिकस्त खुर्दा सा होकर जवाब दिया, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। प्रताप राय ने लोहे की सलाख फेंकते हुए कहा, तुमने मुझे ख्वाम परेशान किया। जुबैर ने होश में आकर आंखें खोली और वली के करीब कैद खाने में पड़ा हुआ था। जयराम ठंडे पानी की बाल्टियों से रुमाल भगो कर इसके जख्मों पर टकोर कर रहा था। एक औरत अली को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। जुबैर होश में आते ही उठकर बैठ गया। जयराम ने पानी का कटोरा भरकर इसके होंठों से लगा दिया। जुबैर के दिल में एक लम्हा के लिए फिर एक बार
गुस्सा और हकारत के जज्बात बेदार हुए, लेकिन जयराम की आंखों में आंसू देखकर इसने पानी के चंद घूंट पी लिए। जयराम ने फ़कत इतना कहा, ज़ुबैर मुझे अफसोस है, और इसकी खूबसूरत आंखों से आंसू टपक पड़े। ज़ुबैर ने अपने चेहरे पर एक मगमूम मुस्कुराहट लाते हुए कहा, जयराम तुम मेरे लिए एक मुअम्मा हो। तुमने दैबल के हाकम से साज़बाज़ करके हमें इस हालत तक पहुँचाया। इसके बाद तुम मेरे लिए जलादों से नबर्द आजमा हुए। अब तुम आंसू भी बहा रहे हो। आखिर इन सब बातों का क्या मतलब है? जयराम के होंठों से दर्द की गहराइयों में डूबी हुई आवाज़ निकली, ज़ुबैर मुझ पर इत्बार करो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुमने मेरी जान बचाई थी और एक राजपूत एहसान फरामोश नहीं हो सकता। दैबल के सरदार ने मेरे साथ धोखा किया। तुम्हारे जहाज़ों पर हमला करने से पहले मुझे एक कोठरी में बंद कर दिया था और तुम मुझसे बदजन हो। मुझे दगाबाज समझते हो, लेकिन मैं बेकसूर हूँ। अगर भगवान ने मौका दिया तो मैं ऐसा साबित कर सकूँगा। ज़ुबैर ने कहा, अगर तुम इस साजिश में शरीक नहीं तो मैं ये पूछता हूँ, नहीद और खालिद कहाँ हैं? जयराम ने जवाब दिया, अगर तुम माया के मुतालिक कुछ नहीं जानते तो मैं खालिद और नहीद के मुतालिक क्या बता सकता हूँ? मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मैं सारी रात कोठरी में बंद रहा। तुम जहाज़ पर थे। बंदरगाह से एक कश्ती भी इस रात गायब हो चुकी है। अगर तुमने लड़ाई से पहले इन्हें कहीं बेच दिया है तो भगवान के लिए मुझसे ना छुपाओ। मुझे यकीन है कि तुमने उसे पुरताप राय के जालिम हाथों से बचाने की नीयत से कहीं भेजा होगा। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि माया जिंदा है और वो किसी महफूज मुकाम पर है। मैं वादा करता हूँ तुम पर कोई आंच भी ना आने दूंगा। मैं पुरताप राय को यकीन दिला चुका हूँ कि मेरी बहन मेरे साथ ना थी, वरना वो आज तुम्हें जिंदा ना छोड़ता। ज़ुबैर ने जवाब दिया, काश मैं तुम पर इतबार कर सकता। तुम दोनों नाहिद को छुपाकर माया की जिम्मेदारी हमारे साथ इसलिए थोप रहे हो कि हम राजा से नाहिद और खालिद के मुतालिक सवाल ना कर सकें। जयराम ने कहा, ज़ुबैर मुझ पर इतबार करो, मुझे तुमसे झूठ बोलने में कोई फ़ायदा नहीं। अगर तुम्हें और तुम्हारे साथियों को माया और नाहिद के मुतालिक कोई इल्म नहीं है तो ये पुरताप राय की शरारत है। आज वो मेरे सामने तुम दोनों को इसलिए सजा दे रहा था कि मैं आइंदा माया और नाहिद का नाम ना लूँ। मैं ये वादा करता हूँ और तुम नहीं जानते कि एक राजपूत भाई के लिए अपनी बहन के मुतालिक इस किस्म का वादा करना किस कदर सब्र आजमा है। ज़ुबैर ने जवाब दिया, तुम्हारी मेहरबानी का शुक्रिया। इस वक्त हम पर तुम्हारी तलवारों का पहरा है। हमारे लिए तुम्हारे झूठ और सच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सच बोलने का इनाम दे सकता हूँ, ना झूठ बोलने की सज़ा। सिर्फ ये जानता हूँ कि हम तुम्हारी वजह से इस मुसीबत में गिरफ्तार हुए, और जब तक मैं नाहिद को नहीं देखता मुझे ना तुम पर इतबार आ सकता है ना दैबल के हाकम पर। अगर मुस्तकबिल के हालात ने यह साबित कर दिया कि तुम इस मामले में बेकसूर थे तो मैं तुमसे इस बदगुमानी की माजरत कर लूँगा। अगर दैबल का हाकम कसूरवार है तो तुम्हारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी आवाज़ राजा के कानों तक पहुँच जाए। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मुझे और मेरे साथियों को खालिद, नाहिद और तुम्हारी बहन के मुतालिक कोई इल्म नहीं। दूसरे जहाज़ से सरनदीप के मुलाहों ने हमारे जहाज़ के चंद आदमियों को एक कश्ती पर सवार होते देखा था। वो कश्ती जनूब की तरफ गायब हो गई थी। अगर इन्हें इस कश्ती पर अगवा किया गया है तो मामला साफ है। कश्ती हमारे जहाज़ों से नहीं बल्कि बंदरगाह से गायब हुई है, और इस बात का इल्म बंदरगाह वालों को होना चाहिए कि वहाँ से कश्ती कौन लाया। जयराम ने अपनी पेशानी पर हाथ मारते हुए कहा, पुरताप, कमीना, मकार, जालिम, बुज़दिल। ज़ुबैर, भगवान के लिए मेरी खता माफ़ कर दो। मैंने तुम पर शक किया, मैं नादिम हूँ। ज़ुबैर को इन अल्फाज से ज़्यादा जयराम की पुरनम आंखों ने मुतासिर किया, और इसने जयराम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जयराम तुम जाओ, इन्हें तलाश करो। पुरताप राय जालिम भी है और मकार भी। उसे अपने दिल का हाल ना बताना, वरना तुम अपनी बहन को तलाश ना कर सकोगे और ना ही राजा के कानों तक ये खबर पहुंच सकेगी। जयराम उठकर कैदखाने की कोठरी से बाहर निकल आया। पहरेदारों ने दरवाज़ा बंद कर दिया। चंद कदम दूर जाने के बाद जयराम ने वापस आकर एक पहरेदार को सरनदीप के मुलाहों की कोठरी का दरवाज़ा खोलने का हुक्म दिया। इन लोगों से चंद सवालात पूछने के बाद जब वो बाहर निकला तो इसके दिल पर एक भारी बोझ था। सरनदीप के मुलाह ज़ुबैर के बयान की हरफ बहरफ तस्दीक कर चुके थे, और उसे अफसोस था कि उसे ज़ुबैर की बातों पर शक क्यों गुजरा।